सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चंस को। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 200 के इंडेक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? ठीक है, चलो तो सबसे पहले इस डायग्राम से समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली देखने में होता कैसा है। ये कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा हो गया, ठीक है। यहां पर हो गया रेजिस्टर्स, एक स्विच, और इससे पावर देने के लिए हम लोग एक सेल भी यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, ठीक है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, आई का मतलब करंट, और ये करंट रेजिस्टर से होकर, स्विच से होकर वापस नेगेटिव टर्मिनल में आकर मिल जाएगा। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जहां पर करंट एक टर्मिनल से चलकर वापस बैटरी के दूसरे टर्मिनल से आकर मिल जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। चलिए इसे डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन अगर हम करेंगे तो इसे लिख सकते हैं, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दो टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस। एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, इट कंसिस्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स सच एज, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, इसके अंदर हो सकता है रेजिस्टर, इसके अंदर हो सकता है स्विच, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है वोल्ट मीटर, एम्प मीटर, कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें सेल को भी ऐड करेंगे, सेल या फिर बैटरी हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देख लो इसे, अगर लिखना है तो लिख लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। करंट, इस चीज को समझो, ठीक। मैं बेसिकली आपको टॉपिक भी थोड़ा बहुत समझाते चलूंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग जान सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जानिए। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आंसर का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूं। ओके, तो हमें यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, वेयर Q का मतलब है चार्ज और T का मतलब है करंट। अगर भूल जाते हो फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, इस वर्ड को याद रखो, QUIT, क्विट। आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, नहीं आई नहीं, क्विट स्मोकिंग, जस्ट एन एग्जाम्पल। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज को क्विट करना, किसी चीज को छोड़ना। ओके, इंग्लिश का वर्ड है। यहां से हम लोग ये याद रख सकते हैं, इस टर्म से ये याद रख सकते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। यू को इग्नोर करो, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम, और Q मतलब चार्ज। चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम। यहां से हम लोग चाहेंगे तो इस फॉर्मूले को भी बना सकते हैं, I इज इक्वल्स टू Q और अपॉन में आ जाएगा T, ठीक है। चलो अब इसे डिफाइन कर लेते हैं। अगर करंट को हमें 1 यूनिट बनाना है, ठीक है, करंट को 1 यूनिट बनाना है तो करंट का यूनिट तो होता है एम्पियर, ठीक। तो चार्ज को भी हमें 1 बनाना होगा, चार्ज को लिखना होगा 1, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसे कि सी से डिनोट करते हैं। टाइम को भी हमें 1 बनाना होगा, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। इसके मदद से, इस चीज की मदद से हम लोग अपना डेफिनेशन बना लेंगे। 1 एम्पियर वो करंट होगा जो कि तब बनेगा जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, और कितने टाइम में फ्लो करे, 1 सेकंड के अंदर। वी कैन से दैट इफ अ चार्ज ऑफ, कितना चार्ज, चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई वायर, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, देन द करंट इन द वायर, वायर या फिर कंडक्टर, जो भी लिखना चाहो, देन द करंट इन द वायर इज ऑफ 1 एम्पियर। तब उस समय पर उस वायर के अंदर जो करंट होगा 1 एम्पियर का होगा।
अगर किसी वायर के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे, कितने टाइम में फ्लो करे, 1 सेकंड में फ्लो करे, तो उस वायर के अंदर या फिर उस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा उस करंट को कहेंगे 1 एम्पियर का करंट। अगर मेरा आवाज थोड़ा फंस के आ रहा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, सर्दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। लिखना है तो लिख लो, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सेज दैट, थर्ड क्वेश्चन में कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट होता है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन है। चार्ज कितना है? 1 कूलम। क्यू का मतलब चार्ज होता है। ठीक है, 1 कूलम, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे कि एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमको यह भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और अगर नहीं पता है तो देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6766 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत ही छोटा चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाएं, Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला कहां से आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया। तो यहां से हम n को कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? Q, और अपॉन में आ गया E। हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं। Q कितना है? Q है 1 कूलम, और E का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर इस वैल्यू का आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल कर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। और इस वैल्यू को आप याद भी कर लो, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन भी आया है सीबीएसई के अंदर, प्रीवियस ईयर्स के अंदर, कि 1 कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम के चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं पेज नंबर 202 के क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताना है जिसके मदद से किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो डिवाइस होता है, इस डिवाइस का नाम है सेल, या फिर इसे हम कह सकते हैं बैटरी। बैटरी के मदद से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर। ओके, तो ये पहला आंसर हो गया हमारा, सेल या फिर बैटरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑफ 1 वोल्ट। दो पॉइंट के बीच, किसी दो पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा रहा है 1 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो इसका मीनिंग जान लेते हैं। बेसिकली हमसे यहां पर 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो 1 वोल्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर किसी पॉइंट ए पर 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, और इसे ले जाकर अगर पॉइंट बी तक पहुंचाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा, अगर ये वर्क डन 1 जूल के बराबर हो जाए, अगर ये वर्क डन 1 जूल के बराबर आता है, तो इस केस में यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, पॉइंट ए और बी, इस पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। इसे लिखेंगे कैसे? द पोटेंशियल डिफरेंस between two points is said to be of 1 volt if 1 joule of work is done to carry a charge of 1 coulomb. The potential difference between 2 points is said to be of 1 volt if 1 joule of work is done to carry a charge of 1 coulomb from one point to another. अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को ले जाया जाए, ठीक, और चार्ज को ले जाने में अगर वर्क डन जो है 1 जूल का हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा,
पोटेंशियल डिफरेंस उसे 1 वोल्ट का कहेंगे। ठीक है, अगर इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा 1 वोल्ट का, वर्क डन होगा 1 जूल का और चार्ज होगा 1 कूलम का। ठीक है, तो अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिख लो। हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम का मतलब है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि चार्ज यानी कि Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। ईच का मतलब होता है 1। ओके, कूलम पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है यानी कि वोल्टेज गिवन है कितना, 6 वोल्ट का, और हमें से पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, एनर्जी फाइंड करना है। अब अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर आता है वर्क डन। यहां से अगर हम लोग वर्क डन निकालना चाहें तो W इज इक्वल टू वर्क डन बराबर हो जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, V इंटू क्यू। तो हमें तो निकालना था एनर्जी, मैंने निकाल दिया वर्क डन। ऐसा क्यों, बिकॉज यही वर्क डन जाकर चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सिंपल सा मतलब ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होगा इस केस में, तो वर्क डन जो निकल कर आएगा वही एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल है हमारे पास 6 और चार्ज गिवन है 1। पोटेंशियल 6 वोल्ट है और चार्ज है 1 कूलम। तो यहां से हमारे पास जो वर्क डन आ गया वो आ गया 6 जूल का। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल और यही एनर्जी भी है, एनर्जी इज इक्वल टू 6 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस को। सो अब हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 209 के क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पहला फैक्टर है, ठीक है, पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ कैसा है। ठीक है, कंडक्टर के लेंथ पर रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा। पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना घटेगा, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो वायर है किस मटेरियल का बना है। ठीक है, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, किस मटेरियल का बना है। ठीक, और द लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किस टेम्परेचर पर हम ऑपरेट कर रहे हैं अपने कंडक्टर को या फिर अपने डिवाइस को। टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेनली 4 फैक्टर्स हैं जिन पर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। जल्दी से इसे लिख लो। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन। ठीक, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर। थिक वायर का मतलब होता है मोटा वायर। ठीक है, थिक मींस मोटा वायर, और अ थिन वायर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो करंट है वो एक थिक वायर से ज्यादा आसानी से फ्लो करेगा या फिर एक थिन वायर यानी कि एक पतले वायर से आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑफ सेम मटेरियल, दोनों वायर्स का मटेरियल जो है सेम है यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है। व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी कि वोल्टेज भी सेम लगाया गया है तो वोल्टेज का भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड वाई, क्वेश्चन में वाई भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो अभी हम लोगों ने तुरंत सीखा था जस्ट पीछे क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी कि जितना होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थिक वायर के पास लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस होगी कम। थिन वायर के पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर रेजिस्टेंस कम है, तो हमारे आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थिक वायर। इसे लिखेंगे कैसे, इसे ऐसे लिखेंगे, द करंट विल
फ्लो, द करंट विल फ्लो मोर इजली, ठीक है, आसानी से, मोर इजली थ्रू अ थिक वायर, थ्रू अ थिक वायर, यानी कि मोटे वायर से करंट आसानी से फ्लो करेगा। वाई, हम लोग रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज 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 थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस देन अ थिन वायर। एक पतले तार के कंपैरिजन में थिक वायर के पास लेस रेजिस्टेंस होता है। भाई, इसका भी रीजन हम लोगों ने सीखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा होगा वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना कम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। वाई को भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप चाहो तो इसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। रेजिस्टेंस को कांस्टेंट किया गया है, ठीक है, while the potential difference, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, across the two ends of it decreases to half। यानी कि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस को बना देना है कांस्टेंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज है उसे कर देना है हाफ, ठीक है। across the two ends of it decreases to half of its former value। former value यानी कि पहले अगर वोल्टेज V रहा होगा तो अब वोल्टेज को V/2 कर दिया गया, ये मतलब है, पहले V अब V/2 कर दिया गया। What change will occur in the current through it? ओके, और हमसे पूछा जा रहा है कि करंट में क्या चेंज आएगा। पहले अगर करंट आई था तो अब करंट क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का। हम लोगों ने सीखा है ओम्स लॉ, ठीक है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ सेज दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। जितना ज्यादा आप वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, करंट को घटाओगे वोल्टेज घटेगा, ठीक। ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं दोनों फैक्टर्स एक दूसरे पर। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज को किया गया है हाफ, तो इस केस में करंट भी हो जाना चाहिए हाफ, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनके बीच। अगर वोल्टेज 3 टाइम्स होता तो करंट 3 टाइम्स हो जाता, वोल्टेज अगर 5 टाइम्स होता तो करंट 5 टाइम्स हो जाता, वोल्टेज अगर हाफ हुआ तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम लोग इसे ऐसे लिख लेंगे कि द करंट will also become half। करंट भी जो है पहले के हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। फॉर्मर वैल्यू मतलब पहले का जो उसका करंट था उसका आधा हो जाएगा। पहले का करंट अगर आई था तो अब करंट I/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये रीजन समझ में आया? बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन फोर्थ पर चलते हैं। Why the coils of an electric iron or toaster made up of alloy? ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन, कोई जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, उसके जो कॉइल्स होते हैं वो एक एलॉय के बने होते हैं रेदर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल को छोड़कर हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं इन डिवाइसेस के कॉइल्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसके दो मेन रीजंस हैं, ठीक है। द कॉइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन, जैसा भी आप लिखना चाहो, इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड आयरन इज मेड अप ऑफ एलॉय बिकॉज। चलिए रीजन को समझते हैं कि रीजन क्या है। तो पहला रीजन ये है बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। देखो, जब हम लोग एलॉयज को बनाते हैं तो जिन एलॉयज जिन भी मेटल से मिलकर बना होता है उनके कंपैरिजन में जो एलॉय होता है उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। जिन मेटल से मिलकर बनाया जाता है उस एलॉय को, एलॉय बेसिकली है क्या, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर मेटल्स या फिर एक मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ये एलॉय होता है, मेटल्स को मिलाकर एलॉय बनाते हैं। तो उन मेटल्स के कंपैरिजन में अगर एलॉय की रेजिस्टिविटी चेक की जाए तो ये हाई होती है। और हमें पता है कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर, इन डिवाइसेस के अंदर यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमें हीट जनरेट करना होता है और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा रहेगी, हमें हीट भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बिकॉज हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर देखो कि आर मतलब रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा जनरेट होगा हीट। ठीक है, तो ये पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन की बात करते हैं। ये जो एलॉयज होते हैं, बिकॉज द एलॉय डज नॉट बर्न या फिर ऑक्सीडाइज, डज नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर, देखो एलॉय को यूज करने का एक फायदा ये भी है कि ये जो एलॉयज होते हैं ये जल्दी टूटते नहीं हैं। अगर आप इसके जगह, एलॉय की जगह लोहे का इस्तेमाल कर दो, आयरन मेटल का, प्योर आयरन मेटल का इस्तेमाल कर दो, तो वो गर्म होकर, रेड हॉट होकर टूट जाएगा। जबकि जो एलॉय है ये भी बहुत ज्यादा गर्म होगा बट ये टूटेगा नहीं, ये जलेगा नहीं। बर्न का बेसिक मतलब ये है कि वो गर्म होकर टूटेगा नहीं। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो धीरे धीरे होती है एलॉयज की। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स हो गए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आप इसे देख लो। और अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है एक टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप इस टेबल को देखो और इस टेबल को देखकर हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आयरन और मरकरी के अंदर किस मेटल का ज्यादा बेटर कंडक्टर है, कौन सा मेटल ज्यादा बेटर कंडक्टर है। इस टेबल में अगर हम देखें, टेबल 12.2 के अंदर, तो आप देखोगे कि आयरन का जो रेजिस्टिविटी है वो मरकरी से कम है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम, उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, तो वो एक बेटर कंडक्टर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयरन, बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर वही मटेरियल होगा जिसकी जो रेजिस्टिविटी है सबसे कम हो जाए। तो इस टेबल में आप अगर देखिए तो सिल्वर मेटल की रेजिस्टिविटी जो है सबसे ज्यादा कम है, तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। इसका आंसर हो गया आयरन और नेक्स्ट वाले का आंसर हो गया सिल्वर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पेज नंबर 213 के क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन में हमें, या फिर दोनों क्वेश्चंस में हमें सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है एक सर्किट हमें बनाना है जिसके अंदर एक बैटरी होना चाहिए। उस बैटरी में होंगे 3 सेल्स 2-2 वोल्ट के। ठीक है, एक 5 ओम का रेजिस्टर है, 8 ओम का रेजिस्टर है और 12 ओम का रेजिस्टर है। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टर्स को ड्रॉ कर देते हैं। ये पहला रेजिस्टर, ये सेकंड रेजिस्टर। अच्छा, ये सारे रेजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। एंड टू एंड कनेक्शन सीरीज में कहलाता है। ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टर और ये मैंने ड्रॉ कर दिया तीसरा रेजिस्टर। ठीक है, और इसके बाद हम ले जाते हैं इस सर्किट को और इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से। और बैटरी में हमें 3 सेल्स लगाने हैं 2-2 वोल्ट के। तो ये मैंने पहला सेल लगा दिया पॉजिटिव, बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव, छोटा वाला लाइन नेगेटिव, 2 वोल्ट का। ठीक, सेकेंड सेल मैंने लगा दिया फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी 2 वोल्ट का। ठीक, और हमें 3 सेल्स लगाने हैं, तो ये मैंने तीसरा सेल भी लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये 2 वोल्ट का। तो 2 वोल्ट के मैंने 3 सेल्स लगा दिए, 3 सेल्स। ठीक है, और हमें कनेक्ट करना है इसमें एक प्लग की। ठीक है, तो चलिए हम प्लग की को भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब इसके अलावा हमें और कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिया, रेजिस्टर्स भी कनेक्ट हो गए, तो ये सर्किट हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, थोड़ा सा सर्किट को अगर ऑब्जर्व करोगे, तो ये सर्किट अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, चलिए हम मेंशन कर देते हैं। 5 ओम का है ये रेजिस्टर, ये 8 ओम का रेजिस्टर हो गया और ये 12 ओम का रेजिस्टर हो गया। अभी भी जो है ये सर्किट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि प्लग की ये अभी ओपन नहीं था, मींस क्लोज नहीं था, सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा था, ओपन था। ठीक है, अब हम इसे क्लोज कर चुके हैं, तो अब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक, ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से इसी डायग्राम को रीड्रॉ करना है, कुछ अलग कंपोनेंट्स को ऐड करना है।
तो आप ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मैं इसी में थोड़े से चेंजेस करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, हमें इस सर्किट के अंदर एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमें एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, ठीक। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर ड्रॉ करना है और हमें एक एमीटर भी लगाना है जो कि इस सर्किट के करंट को मेजर कर सके, ठीक है। तो बेसिकली दो डिवाइसेस को हमको कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले हम लोग एमीटर को ही कनेक्ट कर लेते हैं। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, तो आप कहीं पर भी बीच में एमीटर को कनेक्ट कर सकते हो। चलो मैं यहां पर कर लेता हूं, ठीक। ये एमीटर है, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो हमें कनेक्ट करना है, वो वोल्ट मीटर हमें कनेक्ट करना है केवल 12 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, जो कि होगा केवल 12 वोल्ट वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। अब ये ठीक तरीके से कनेक्ट हो गया। बट एक इंपॉर्टेंट बात, हम कभी भी एमीटर या फिर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो हम अक्सर गलत कर देते हैं उसके साइन को, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखाने में। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहां है इन डिवाइसेस का। तो एक सिंपल सा तरीका ये है, ये देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। हम अगर यहां से स्टार्ट होंगे और इस तरफ से चलेंगे एमीटर की तरफ, तो एमीटर पर जो भी टर्मिनल आएगा पहले, वो बैटरी के अकॉर्डिंग वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ऐसे डिसाइड करते हैं। बैटरी से चलिए और चलते वक्त एमीटर पर जो भी टर्मिनल पहले दिखे वो पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव तो दूसरा वाला नेगेटिव। फिर से हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हुए वोल्ट मीटर तक अगर पहुंचे, देखो ये पहला पॉइंट रीच हुआ, ये पहला पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव तो सामने वाला नेगेटिव। आप इसे नेगेटिव टर्मिनल से भी जाकर चेक करोगे तो यही आंसर आएगा। नेगेटिव टर्मिनल से चलो और वोल्ट मीटर तक पहुंचो, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल आया, ठीक। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिसाइड करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग बताना है हमें, ठीक। तो एमीटर आपको पता होगा कि एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर्स द करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट के करंट को मेजर करता है। अच्छा, ये किस तरह का कनेक्शन है, इट इज अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सारी चीजें, ये मींस सारे ही रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। और सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट जो है वो हर जगह सेम होता है, यानी कि हमारे सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट जो है वो सेम होगा। अब इस करंट को निकालने का तरीका क्या है, करंट इज इक्वल टू, हम लोग अगर देखें तो वो ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल टू होगा V अपॉन R। करंट का यही फॉर्मूला है, V अपॉन R। वोल्टेज तो हमें पता है 2 + 2 + 2 यानी कि 6 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। और अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो आपको पता होगा कि सीरीज कनेक्शन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। यहां हमारे पास 5 + 8 + 12 है, 5 + 8 + 12, ठीक। 20 और 5, ये 25 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 6/25 ओम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा 0.24 एम्पियर, ठीक है। अब अगर हमें यहां पर वोल्टेज निकालना है, ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोल्टेज निकालना है अक्रॉस दिस 12 ओम रेजिस्टर, तो वोल्टेज केवल यहां का निकालेंगे। अगर हम लोग टोटल आंसर दे दे, वोल्टेज का आंसर अगर 6 वोल्ट लिख ले, तो ये पूरे सर्किट का वोल्टेज हो जाएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें वोल्टेज केवल यहां पर निकालना है, तो इस वोल्टेज को हम लोगों ने V1 मान लिया, ठीक है। तो V1 अगर निकालना है, तो V1 निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे V1 = I1 × R1, ठीक। I1 हम लोगों ने यहां के करंट को मान लिया और R1 यहां के रेजिस्टेंस को मान लिया, ठीक। अच्छा, अब चूंकि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम रहता है, तो I1 का वैल्यू I के वैल्यू के बराबर ही होगा, ठीक है। तो I का वैल्यू है 0.24 एम्पियर और R1 बेसिकली रेजिस्टेंस है ये 12 ओम, ठीक। तो R1 का वैल्यू है 12 ओम। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा 2.88 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। आप इसे देख लो। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पेज नंबर 216 के क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन दो क्वेश्चंस के अंदर। पहला क्वेश्चन है कि यहां पर है हमारे पास 1 ओम और 10⁶ ओम, और ये सारे रेजिस्टर्स जो है किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस केस में हमको
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम लोग थ्योरेटिकल आंसर करेंगे। कैसे? इस केस में एक जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा छोटा है, केवल 1 ओम का है, और दूसरा रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, 10⁻6 ओम का है। ठीक, 1 लाख ओम का है, और ये इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर कैलकुलेट करने को बोला गया। देखिए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात आपको याद आ रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। In the case of parallel combination of resistors, the equivalent resistance is less than the least resistance. जो least resistance है, इन दोनों में least क्या है? 1 ओम, इससे भी कम आएगा parallel combination के अंदर equivalent resistance। तो सिंपली हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, equivalent resistance is less than 1 ओम। 1 ओम से भी कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। या फिर अगर आप लिखना चाहो इसको तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 ओम आएगा, बट जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 ओम के लीस्ट ही आएगा, 1 ओम से नीचे ही आएगा। ठीक, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का केस होता है ऐसा इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को अगर देखें, पार्ट बी को देखें, तो पार्ट बी में हमारे पास ऐसे ही कुछ पॉइंट है। 1 ओम, 10⁻3 ओम यानी कि 1000 ओम्स, और 10⁻6 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, और इनको भी पैरेलली ऐड करना है, पैरेलली कंबाइन करना है। तो ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही सेम पॉइंट फिर से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो लीस्ट क्या है? 1 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी लेस आएगा। हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम। 1 ओम से भी लेस ही आएगा वो। ठीक है, हमेशा लीस्ट वाले से भी लेस आता है, केवल पैरेलल के केस में, ऐसा सीरीज के केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, और जो अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आप चाहो तो 1 ओम भी दोनों का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो इसका स्टेटमेंट काफी लेंथी दिख रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। एक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप 100 वॉट का, चलो हम लोग लिखते हैं इसे। एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम्स का। ठीक, सेकंड है हमारे पास एक टोस्टर, R2 इज इक्वल्स टू 50 ओम्स, टोस्टर के लिए लिख लेते हैं हम लोग। और हमारे पास एक वाटर फिल्टर है जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है R3 से, हम लोग वाटर फिल्टर को लिखते हैं, ये है 500 ओम्स का। ठीक, ये 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, 3 अलग अलग डिवाइसेस के रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। इन सबको कनेक्ट किया गया है एक वोल्टेज के सोर्स से जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट्स। पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अच्छा, सेम सोर्स का मतलब समझो, अगर सेम सोर्स यानी कि सेम ही जगह से हम लोग इस इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट करें तो इसमें आने वाला वोल्टेज जो है वो भी सेम रहेगा। सेम सोर्स का सिंपल सा मतलब कि वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिक आयरन का वो सेम रहने वाला है। ठीक है, दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड I इज इक्वल्स टू व्हाट, मींस करंट इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिवाइसेस हैं, तीनों डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया गया, किसी एक सोर्स से कनेक्ट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक, पैरेलल में, और इन तीनों डिवाइसेस के अंदर जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया गया है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये तीनों डिवाइसेस मिलकर जितना करंट ड्रॉ करेंगे सोर्स से, वही सेम करंट ड्रॉ करेगा एक इलेक्ट्रिक आयरन, और इसलिए हमें करंट की वैल्यू बतानी है कि एक्चुअल करंट वो कितना ड्रॉ करेगा। दोनों जगह ये इलेक्ट्रिक आयरन भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना कि ये तीनों डिवाइसेस मिलकर करंट को खींचेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इन तीनों डिवाइसेस के लिए करंट निकाल लेंगे, वही सेम करंट इलेक्ट्रिक आयरन के लिए भी होगा। तो पहला काम यही करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स हैं, तीनों रेजिस्टर्स को हम लोग इक्विवेलेंट ऐड निकाल, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि तभी तो हमें करंट मिल पाएगा। ठीक है, चलो 1/R1 है 100, 1/R2 है 50 और 1/R3 है 500। ठीक, R3 500, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 500, यहां आ गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 1, तो यहां है 1/R इक्विवेलेंट। अगर यहां से R इक्विवेलेंट निकाले तो ये R इक्विवेलेंट आएगा 500
अपॉन 5 टू 15, 15 और 1 16। ठीक, तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 31.25 ओम्स। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 31.25 ओम्स। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, बट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना नहीं था। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट दोनों जगह सेम है, इलेक्ट्रिक आयरन का और इन तीनों डिवाइसेस का मिलाकर करंट सेम है। तो अगर हम लोग करंट निकालना चाहें इन तीनों डिवाइसेस के लिए, तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाई आर, और R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस केस में। ठीक, वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज है 220 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 31.25। ठीक, यहां से अगर हम लोग करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है 7.04 एम्पियर। आप चाहोगे तो इसको चेक कर लेना। ये करंट का वैल्यू आ गया हमारे पास। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही सेम करंट जो कि इन तीनों रेजिस्टर्स के अंदर होने वाला है, इन तीनों डिवाइसेस के अंदर, वही सेम करंट ये इलेक्ट्रिक आयरन का भी है। यानी कि हमें फिर से आयरन के लिए करंट नहीं निकालना है, आयरन के लिए भी यही सेम करंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। आयरन के केस को लिखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आयरन के केस में भी करंट जो है, आई की वैल्यू जो है वो 7.04 एम्पियर ही रहने वाला है। करंट सेम रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है, दैट टेक्स एज मच करंट। देखो, एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, यानी कि तीनों के बराबर ही करंट ले रहा है। ओके, करंट का वैल्यू आ गया सेम। हमसे क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, और इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। वोल्टेज हमें इलेक्ट्रिक आयरन का पता है पहले से ही, वोल्टेज पता है बिकॉज वो भी सेम सोर्स से कनेक्टेड है, तो वोल्टेज भी सेम रहेगा। वोल्टेज कितना होगा, इसमें भी 220 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, यहां मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं, वोल्टेज। ओके, अब जरा नोटिस करो कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ। देखो, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू ये बिल्कुल मैच कर रहा है किस, इन तीनों ही डिवाइसेस से। इन तीनों डिवाइसेस का वोल्टेज भी सेम था, करंट भी सेम था। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वोल्टेज 220 और करंट आया था 7.04। तो अगर वोल्टेज सेम है, करंट सेम है, तो यानी कि रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। अगर आप चाहो तो यहां से रेजिस्टेंस को निकाल भी सकते हो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, दैट इज 220 अपॉन 7.04, विच विल बी इक्वल टू 31.25। तो इसे निकालने की जरूरत भी नहीं थी, और अगर ऐसे भी चाहोगे तो आंसर कर सकते हैं, बिकॉज करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू सेम है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑब्वियसली सेम होने वाला है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस ये हो गया और इलेक्ट्रिक आयरन का करंट ये हो गया। हम लोगों ने दोनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस स्टेटमेंट को जरा समझना था। स्टेटमेंट को समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस को बताना है हमें। सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कोई एक डिवाइस फेल कर जाए तो दैट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइसेस, दे कैन स्टिल कीप वर्किंग। अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर फैन, बल्ब, ये सारी डिवाइसेस करेक्ट हैं, अगर कोई एक डिवाइस फेल कर गया, ठीक, कोई खराब हो गया, तो अदर डिवाइसेस अभी भी आसानी से वर्क करते रहेंगे। सीरीज में इसका उल्टा होगा। सीरीज में अगर कोई एक कंपोनेंट फेल, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, सब कुछ वर्क करना रुक जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग हर इंडिविजुअल डिवाइसेस का एक इंडिविजुअल स्विच रख सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक स्विच से सारे डिवाइसेस एक ही बार में ऑन हो जाएंगे और एक ही बार में ऑफ हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वी कैन हैव इंडिविजुअल स्विच फॉर इंडिविजुअल डिवाइसेस। ठीक है, तो सेकंड एडवांटेज ये हो गया। थर्ड एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, ठीक, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, जिससे अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट आसानी से ज्यादा फ्लो होगा, या फिर जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी कम आएगी। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आसान पूरे सर्किट का वो कम हो जाता है। ठीक, ये 3 एडवांटेजेस हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ एडवांटेजेस यहां पे भी देख रहे होंगे, तो आप इसे देख लो। तो कैसे याद रखेंगे एडवांटेजेस को। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर
पहला एडवांटेज मैंने ये बताया कि सारे डिवाइसेस के लिए ऐसे याद रख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये याद रख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट आप ये याद रख लो कि सारे डिवाइसेस को इक्वल वोल्टेज मिलता है। सबसे आसान सा पॉइंट पहले तो ये याद रखो कि सारे डिवाइसेस को इक्वल वोल्टेज मिलता है। शॉर्ट पॉइंट्स में बता रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, सारे डिवाइसेस के लिए इंडिविजुअल स्विच होता है, इंडिविजुअल स्विच फॉर एवरी अप्लायंस, ठीक, सभी के लिए अलग अलग स्विच है। पॉइंट नंबर 3, इक्वल वोल्टेज, इंडिविजुअल स्विच। सारे डिवाइसेस इफ वन डिवाइस फेल, अगर कोई एक डिवाइस खराब हो जाए, फेल कर जाता है, अदर्स कैन स्टिल कीप वर्किंग। अगर कोई एक भी फेल हुआ तो बाकी डिवाइसेस चलते रहेंगे। तो ये हो गया तीसरा एडवांटेज, ठीक, इक्वल वोल्टेज, इंडिविजुअल स्विच, एक डिवाइस फेल तो अदर विल स्टिल कीप वर्किंग। ओके, तो फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस। जो पूरा रेजिस्टेंस है सर्किट का, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कम हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर। तो हम लोगों ने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा गया है हाउ 3 रेजिस्टर्स, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कौन कौन से? 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का 3 रेजिस्टर्स हैं। R1 इज इक्वल टू, लिख लेते हैं हम लोग 2 ओम्स। R2 गिवन है क्वेश्चन में 3 ओम्स और R4 गिवन है, R3 गिवन है क्वेश्चन में 6 ओम्स, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ द 3 रेजिस्टर्स आर गिवन टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ओके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे क्वेश्चन में गिवन है 4 ओम। पार्ट ए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले से ही दे दिया क्वेश्चन में कि 4 ओम लेकर आना है, यानी कि हमको यह बताना है कि इन तीनों रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 4 ओम्स आएगा, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सोचें, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल होने वाला है, थोड़ा सा हमें सोचना होगा। 3 ओम और 5 ओम, 2 ओम्स अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 ओम, जो कि ज्यादा हो गया 4 ओम से, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। 6 और 3 को अगर ऐड कर दें तो भी ज्यादा आ रहा है 4 ओम से, तो यानी कि अगर हम लोग 6 और 2 को करें तो भी ज्यादा आ रहा है 4 ओम से, तो इन दोनों को किसी को तो सीरीज में ऐड अभी करता हुआ ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके कोशिश करते हैं ऐड करने की। तो R डैश अगर हम निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके, तो 1/R2 प्लस 1/R3 अगर करें हम, तो ये वैल्यू है 1/3/1/6। R3 की वैल्यू है 6, ठीक। एलसीएम आ गया 6, 2 और 1/R डैश। R डैश का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6/3, दैट इज 2 ओम्स। यानी कि अगर हम इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 ओम्स का आएगा। यहां पर है 2 ओम्स और ये पहले से R1 भी है 2 ओम्स। अब अगर इन दोनों को सीरीज में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। क्या करना है? इन दोनों को पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में अगर सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम लोग। 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और इसके साथ 2 कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं? एक है 3 ओम का और दूसरा है 6 ओम का। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया गया और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है इस R1 वाले रेजिस्टर को, जो कि है 2 ओम्स का, ठीक। तो आप देख लो, ये इसका डायग्राम हो गया। इस तरह से हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 4 ओम्स का, ठीक है। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट करते हैं, जिसपे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 1 ओम। ओके, चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमें निकालना है 1 ओम और यही 3 रेजिस्टर्स हमारे पास फिर से प्रेजेंट है। इस बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 4, R इक्विवेलेंट है 1 ओम। अब जरा क्वेश्चन को अगर देखो तो हम लोग 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को कभी भी अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये 1 ओम से ज्यादा ही आएगा किसी भी तरीके से। तो 1 ओम लाने के लिए इन तीनों रेजिस्टर्स को हमें सीरीज में तो कभी जोड़ना ही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास
कि तीनों रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। बिकॉज एक पॉइंट अगर आप याद करो जो कि मैंने यहां पर बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस वाले से भी लेस आएगा, लीस्ट वाले रेजिस्टेंस से भी लेस ही आएगा। यहां पर लीस्ट है 2 ohms, उससे भी लेस आना चाहिए। तो इस तरीके को लगाकर देख लेते हैं। अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करें इन सबको, जिसमें मैं r डैश से डिनोट करता हूं, तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। हम लोग इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। एलसीएम आ गया 6, ये है 3, ये है 2, ये है 1। ओके, 1/r डैश बराबर r डैश इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखेंगे 6 और अपॉन 3 2 5 1 6, 6 by 6 which gives us 1 ohm। our question is solved। हमें 1 ohm ही निकालना था, हमें 1 ohm मिल गया। 1 ohm कैसे मिला? जब हम लोगों ने इन तीनों रेजिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट किया, इन तीनों ही रेजिस्टर्स को हम लोगों ने पैरेलली कनेक्ट किया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया उस केस में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 1 ohm का। ठीक है, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm के रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा 1 ohm का। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ 4 ohm दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं। कौन कौन से ओम्स के? 4 ohm, फिर है 8 ohm, ठीक, 12 ohm एंड 24 ohm, 12 ohm और 24 ohm, 24 ohm। इस तरीके से 4 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सारे रेजिस्टर्स को कैसे सिक्योर करें, कैसे कनेक्ट करें ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो हाईएस्ट आ जाए, और दूसरे केस में पूछा गया है लोएस्ट आ जाए। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो हम लोग पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। देखो, रेजिस्टर्स से अगर कभी भी हम लोग को हाईएस्ट वैल्यू अचीव करना हो, रेजिस्टर्स को कंबाइन करके, रेजिस्टर्स को ऐड करके कभी भी हाईएस्ट वैल्यू निकालना होता है, तो उस केस में हम लोग रेजिस्टर्स को ऐड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाईएस्ट मिलता है। देखो, दो बातें, सीरीज में हाईएस्ट मिलता है और लोएस्ट मिलता है पैरेलल में। तो ऑब्वियसली पहले के अंदर हम लोग, पहले क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए के अंदर इन सारे रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे सीरीज में, और पार्ट बी में इन सबको ऐड करेंगे पैरेलली। ठीक है, चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहां पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 which gives us 20 44 means 48 ohms। so this is our first answer। सबको सीरीज में ऐड कर दो, सीरीज में ऐड करने से क्या आ जाएगा आंसर? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। पार्ट बी सेज दैट कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकालना है? लोएस्ट निकालना है, और लोएस्ट तब पॉसिबल है जब इन्हें कैसे कनेक्ट करें? पैरेलली। तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। वैल्यूज हैं 1/4, 1/8, 1/12 एंड 1/24। ठीक, एलसीएम ले लो यहां से 24, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और यहां है 1। ठीक, दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। यहां से R इक्विवेलेंट अगर निकाले तो पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा उल्टा। ठीक, 24 अपॉन में है 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12। ठीक है, 12/24 दैट इज 2 ohms। तो ये आ गया लोएस्ट रेजिस्टेंस। लोएस्ट आ गया 2 ohm, हाईएस्ट आ गया 48 ohms। लोएस्ट के लिए हम लोगों ने सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, हाईएस्ट के लिए सबको सीरीज में जोड़ दिया। सो यहां पर खत्म होता है पेज नंबर 216 के क्वेश्चंस। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे पेज नंबर 218 के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए।
एक इलेक्ट्रिक हीटर लगभग कुछ ऐसा होता है, अगर आपने कभी हीटर देखा हो, इलेक्ट्रिक हीटर जो पुराने मॉडल का आता था, वो कुछ ऐसा होता था, बीच में हीटिंग एलिमेंट होता था। ये पूरा हीटर का डिजाइन कुछ इस तरीके का, लगभग लगभग सिमिलर। बीच में होता था हीटिंग एलिमेंट, वो जो वायर होता था जो रेड कलर का ग्लो करने लगता था, और यहां कहीं से वायर निकलकर, हीटर का वायर निकल कर आता था, जिसे कि हम सॉकेट में ले जाकर कनेक्ट करते थे। ठीक है, इसके अंदर 3 वायर्स होते थे जिसे हम सॉकेट से कनेक्ट करते थे। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉर्ड है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये जो वायर होता है इसे कॉर्ड कहते हैं, और इसे कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। ये है हीटिंग एलिमेंट, यानी कि जो हीट होता है जिस पर जो बेसिकली गर्म होता था, उस पर हम लोग फूड वगैरह को कुक करते थे, ठीक है, बर्तन को रखकर। तो पूछा गया है कि ये हीटिंग एलिमेंट जो है, ये हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। ग्लो का क्या मतलब है? ग्लो मतलब चमकता है। आप जानते हो कि जैसे ही हम लोग करंट को स्विच ऑन करते थे तो हीटर जो था वो रेड हॉट होता था, तो हीटर में ये वाला पार्ट रेड हॉट होता था। कभी भी उसका वायर ऐसा नहीं होता था कि वायर जलने लगे। वायर जो है, कॉर्ड जो है, वो ग्लो नहीं करता था, जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता था। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि ये वाला पार्ट ग्लो कर रहा है और ये वाला पार्ट ग्लो नहीं करता है, चमकता क्यों नहीं है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, हमने पढ़ कर रखा है एक इक्वेशन। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे। देखो, हीट जनरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान पर रखना है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले में अगर देखें तो R मींस रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, या फिर हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हीट भी उतना ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू है कम, तो हीट भी उस केस में कम जनरेट होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका जो कॉर्ड होता है, ठीक, जो वायर्स होते हैं जो हीटिंग एलिमेंट तक जाते हैं, वो वायर बना होता है, कॉर्ड बना होता है कॉपर का। और कॉपर का रेजिस्टेंस जो है, हम लोग जानते हैं कि वो बेसिकली लो होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। अगर रेजिस्टेंस कम तो हीट भी कम जनरेट होगा। जबकि जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट ये बना होता है एक एलॉय का, एलॉय, ठीक, एलॉय मींस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। एलॉय बनाते हैं दो मेटल्स को मिलाकर, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर। एलॉय का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। एलॉय का रेजिस्टेंस हाई है तो हीट भी क्या होगा, इस केस में ज्यादा जनरेट होगा। हीट ज्यादा जनरेट होगा तो हीटिंग एलिमेंट जो है वो हमें ग्लो करता हुआ दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चलो इसे हम लोग लिख लेते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए, इसे स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is made up of which metal, कौन से मेटल का? मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, ज्यादातर केसेस में कॉपर का ही बना होता है। which has लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था अभी कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। सो इट डज नॉट ग्लो। लो रेजिस्टेंस है तो हीट भी कम जनरेट होगा, सो इट विल नॉट ग्लो। द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर विच हैज लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस से हीट कम जनरेट होगा, सो इट विल नॉट ग्लो। वेयर एज, जबकि इसके दूसरी तरफ, वेयर एज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर is made up of an alloy। ये किसी एलॉय का बना होता है, जैसे कि नाइक्रोम वगैरह, ठीक है, मेड अप ऑफ एन एलॉय। नाइक्रोम या फिर अदर एलॉयज के बने होते हैं ये, मेड अप ऑफ एन एलॉय which has high value of resistance, which has high resistance, so lot of heat is generated, and it starts glowing। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा तो ये ग्लो करने लगेगा। आप ही जब बहुत ज्यादा गुस्सा में आता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो देखते हो ना, गाल लाल हो जाता है। ठीक उसी तरह से हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा, और हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा तो ये क्या करने लगेगा, ये ग्लो करने लगेगा। ठीक, आप इस क्वेश्चन के आखिरी में ये मेंशन कर सकते हो,
सिंस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जहां पर हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। देखने में इतना लंबा लग रहा है, आप लोग चाहो तो इसे लिख लो। ठीक है, ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। मिटाओ इसे, मिटाओ 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 मिटाओ। ओके, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आ जाओ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कंप्यूट द हीट जनरेटेड। यहां पर भी हीट आ गया, फिर से हीट निकालना है। ओके, क्वेश्चन में हीट निकालना है। ओके, हीट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम्स ऑफ चार्ज। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर चार्ज दे दिया है क्यू, क्यू मतलब चार्ज, क्यू माने की चार्ज। कितना है ये 9600 कूलम, 9600 कूलम क्वेश्चन में गिवन है। मैंने खुद से नहीं लिखा, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन में टाइम भी गिवन है, देखो जरा 1 आवर, 1 आवर 1 घंटा समय है। टाइम इज इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, आवर 1 आवर, 1 आवर जो टाइम है इसे हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 आवर के अंदर होंगे 60 मिनट्स, और 60 मिनट हर मिनट के अंदर होगा 60 सेकंड, यानी कि ये हो गया 3600 सेकंड्स। ओके, और भी क्वेश्चन में कुछ गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट, और हमसे हीट पूछा गया है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इसमें लगाना चाहें, देखो हीट का एक फॉर्मूला हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली हीट के फॉर्मूले का अगर रिवीजन करो तो हीट का जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया, लास्ट में लिखा था मैंने, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एक तो फॉर्मूला ये है ही हीट का। अगर इसी फॉर्मूले से आप बनाना चाहो तो एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। H इज इक्वल्स टू वी आई टी। कैसे बनाएंगे जरा बताओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, बेसिकली इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम लोग I की जगह सब्स्टिट्यूट कर ले V बाई आर, कहां से आ गया, ओम्स इक्वेशन, ओम्स लॉ से आ गया। ठीक है, ओम्स लॉ के इक्वेशन से आ गया। I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो जैसे ही यहां V बाई आर लिखोगे तो R से R जाएगा कैंसिल, और ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, हीट का सेकंड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहां पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कैसे आ गया ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। देखो क्वेश्चन में ये क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वोल्टेज, क्वेश्चन में गिवन है करंट, और क्वेश्चन में गिवन है टाइम। ठीक है, करंट तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, अब क्या करें, क्वेश्चन में कहीं पर भी करंट गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो करंट ये वाला फैक्टर गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट के अंदर, करंट टॉपिक के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू आई टी। चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। हम लोगों ने इस इंडेक्स क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस फॉर्मूले का जिक्र किया था, जिसे हम लोगों ने याद किया था एक वर्ड से, क्विट। इंग्लिश का एक वर्ड था क्विट, यहां से ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था। देखो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग यहां पर यूज करना चाहें तो आई टी को लिखा जा सकता है Q के बराबर। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, H बराबर हम लोग लिख सकते हैं V इंटू क्यू। ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज I इंटू टी का वैल्यू क्या है, चार्ज, Q करंट इंटू टाइम बराबर होता है चार्ज। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता था, आपको बस मैंने समझाने के लिए कि कहां से आ गया ये फॉर्मूला, मैंने इतने सारा कुछ ये सब लिखकर आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब बस डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया सामने, कोई झंझट नहीं है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उसके लिए मैं इन सब चीज को थोड़ा सा यहां पर इरेज करूंगा। चलो जगह बन गया, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं। H इज इक्वल्स टू V कितना है, क्वेश्चन में V गिवन है 50 वोल्ट्स, चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 9600 कूलम। दोनों चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, तो हीट का ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 6 30, 9 5 48, 48 इंटू 48 प्लस 3 40, सॉरी 9 5 45, 45 और 3 48, और बच गया 3 जीरोस। दिस इज आवर आंसर।
ये कौन सी यूनिट में होगा? जूल्स में होगा, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स होता है। अगर और इसे एक्सटेंड करके लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक, 10 टू दी पावर 6 जूल्स। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4.8, यहां पर लगा दो डेसिमल, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, 10 टू दी पावर 5 जूल्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आपको लिखना है तो इसको लिखो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, जिसका की रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम्स। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम्स। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर्स। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। ओके, टाइम गिवन है 30 सेकेंड और हमसे सिंपली पूछा गया है कि हीट कितना होगा बताना है। फॉर्मूला सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है हीट का, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर, आर की वैल्यू है 20 और टाइम की वैल्यू है 30। चलो इसे सॉल्व करो, ये आ गया 25 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। ये हो गया 50, 50 इंटू 3 यानी कि 150 और बच गए ये 2 जीरोस। तो दिस इज आवर आंसर। कौन से यूनिट में? जूल्स में, ठीक है। इसे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 15 किलो जूल्स, बिकॉज 1 किलो जूल के अंदर होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 50 किलो जूल्स। किलो का मतलब होता है 1000। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर पेज नंबर 218। अब एक आखिरी पेज बचा है, उसे भी सॉल्व करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस खत्म। सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चंस को, जो कि है पेज नंबर 20 पर, 220 पर। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। हमसे एनर्जी का रेट पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है? एनर्जी का रेट। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट तो ऐसे निकालते हैं टाइम से डिवाइड करके, तो एनर्जी को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पावर आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पावर। बट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो हमें पावर को भी इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बताना होगा, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल पावर। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। एनर्जी का रेट पूछा है, रेट को निकालते हैं टाइम से डिवाइड करके, और एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 को जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि कितने एम्पियर को करंट को लेता है? 5 एम्पियर के करंट को ड्रॉ करता है। कितने वोल्टेज के सोर्स से? 220 वोल्ट के सोर्स से। चलो लिखते हैं। करंट गिवन है क्वेश्चन में 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ठीक है। डिटरमाइन द पावर, पावर निकालिए, ताकत निकालिए, ऑफ द मोटर, मोटर का ताकत निकालिए, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। टाइम भी पता है, टाइम गिवन है 2 आवर्स, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पावर और एनर्जी, ठीक है। तो चलो पहले पावर को निकाल देते हैं। पावर का सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखो। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज इक्वल्स टू वी आई। ये पहला फॉर्मूला याद रखिए, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो हम लोग वोल्टेज की जगह लिख लेंगे 220 और करंट की जगह लिखेंगे 5। दिस इज 5 2 10, 10 और 1 11। दिस इज इतना। पावर इज इक्वल्स टू 1100। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है? तो पावर का यूनिट होता है वॉट, WATT वॉट, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट। अगर इसे किलोवाट में चेंज करना चाहो तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1.1 किलोवाट, बिकॉज 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है, तो 1 किलोवाट 1.1 किलोवाट आ गया। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एनर्जी निकालना, तो वेरी सिंपल, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, या फिर एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे याद रखिए कि हम लोगों ने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था। एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़े नहीं थे हम लोग, हीट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू वी आई टी।
बट हीट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसी सेम फॉर्मूले का हम लोग यहां पर भी यूज कर लेंगे, क्यों? बिकॉज हीट भी तो एनर्जी ही है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है। अब अगर यहां पर क्वेश्चन में देखो तो हम लोगों ने v और i का तो वैल्यू जस्ट निकाला है, v इंटू आई अभी तो जस्ट निकाला है हम लोगों ने 1.1, तो v इंटू आई की जगह लिख लो 1.1 किलोवाट, वेरी सिंपल। और टाइम की जगह हम लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन में टाइम है 2 आवर्स का, तो क्वेश्चन में लिख लो टाइम है 2 आवर्स, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 2.2 किलोवाट आवर। तो एनर्जी आ गया 2.2 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। ये कमर्शियल यूनिट के अंदर आंसर आ गया। कुछ लोगों को मन होगा कि जूल्स में भी आंसर निकाला जाए, तो चलिए मैं वो भी करके आपको बता देता हूं। एनर्जी को हम लोग जूल्स में भी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला तो यही रहेगा वी आई टी, ठीक है। वी की जगह हम लोग लिखेंगे 220, आई की जगह लिखेंगे 5, और अगर जूल्स में आंसर चाहिए तो टाइम को आवर में मत रखना, टाइम को चेंज कर लो सेकंड्स में। 2 आवर्स 1 आवर के अंदर होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड 1 आवर के अंदर होता है, तो 2 आवर्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई 7200, ओके। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर लो और मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं, चूंकि मुझे आंसर याद है। तो आंसर है 7.92 इंटू 10 टू दी पावर 6, किस यूनिट में? जूल्स यूनिट में। तो दोनों ही आंसर आप याद रख सकते हो। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्लास 10th एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो, कहीं पर कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।